गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं गवर्नमेंट बायोलॉजी लेक्चरर हूँ। क्योंकि सभी स्टेट में ग्रेड 1 एग्ज़ाम का सिलेबस जो होता है वो एक जैसा होता है, इसलिए मैं ग्रेड 1 बायोलॉजी के लिए आज से क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। और 11th और 12th बायोलॉजी का हर चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ाया जाएगा, इसलिए ये वीडियो क्लास 11th और 12th बायोलॉजी के लिए भी है, उनके स्टूडेंट्स के लिए भी है। वीकली वाइज टेस्ट लिए जाएंगे और नेक्स्ट डे पूरा पेपर सोल्व भी करवाया जाएगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लास फर्स्ट में 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। यानी कि जीव जगत। इस चैप्टर में क्या बताया जाएगा, पहले हम ये देख लेते हैं। इसमें ये बताया जाएगा कि जीवित जीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, सजीव और निर्जीव दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। दूसरा ये बताया जाएगा कि जीवित जीव के लक्षण क्या होते हैं और उनके विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं। उनमें विशिष्ट लक्षण की डेफिनेशन बताई जाएगी, दोनों में क्या अंतर है ये बताया जाएगा। उसके बाद ये बताया जाएगा कि जीवों का अध्ययन हम कहाँ कहाँ करते हैं, क्या क्या संस्थाएं बनाई गई हैं जिनमें जीवों का अध्ययन करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे जो हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। क्लास 11th का बेस यहीं से स्ट्रॉन्ग होता है और अच्छी तरह से हम बायोलॉजी को यहीं पढ़ते चलेंगे। तो जीव विज्ञान का क्या अर्थ होता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है, इसका मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं बायोलॉजी। जीवों का अध्ययन, बायो मतलब जीव, जीव जगत। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो जीव जगत का अध्ययन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जगत का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, बायो और लॉजी। बायो का अर्थ होता है जीवित जीव। इंग्लिश में बोलेंगे लिविंग। और लॉजी का मतलब होता है, ये वैसे लोगोस शब्द से बना होता है जिसका मतलब होता है अध्ययन। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, बायोलॉजी। यानी कि आप समझ गए जो आपका सब्जेक्ट है उसका मतलब क्या होता है। हमको जीव विज्ञान में दो शाखाएं पढ़नी है। पहली होती है जूलॉजी, हिंदी में बोलेंगे जंतु विज्ञान। दूसरी बॉटनी, हिंदी में बोलेंगे वनस्पति विज्ञान। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें यानी कि कौन से जीव आएंगे इसमें, जंतु का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलेंगे, जूलॉजी, जंतु विज्ञान। और जिसमें वनस्पति का मतलब क्या होता है, पादप, पेड़ पौधे। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप यानी पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं बॉटनी।
हमने क्या पढ़ा, बायोलॉजी की 2 शाखाएं होती हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। और जूलॉजी तो हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, यानी कि 2 शाखा जूलॉजी और बॉटनी, ये हमने पढ़ ली है। इसको रिपीट करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवित जीव का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं बायोलॉजी। इसकी 2 शाखाएं होती हैं, जूलॉजी और बॉटनी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं जूलॉजी। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधे, पादप यानी वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं बॉटनी। अब इसके फादर पढ़ लेते हैं। तो फादर ऑफ यानी कि जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होते हैं, अरिस्टोटल। इसको इंग्लिश में अरिस्टोटल और हिंदी में इनको अरस्तु पढ़ा जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं अरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी कौन होते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी अरिस्टोटल हैं। और फादर ऑफ बॉटनी ये हैं थियोफ्रेस्टस। अब हम देखेंगे सजीव क्या होते हैं, सजीव के बारे में पढ़ेंगे। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सजीव वो होते हैं जो चल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं, जो बाहर के पर्यावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकते हैं, सोच सकते हैं, अपने समान सजीव उत्पन्न कर सकते हैं। बोल सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सजीव के लक्षण होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या देखेंगे कि जीव जो स्वप्रतिकृति यानी कि अपने समान संतति उत्पन्न करना, जीव स्वप्रतिकृति यानी कि अपने समान संतति उत्पन्न करना स्वप्रतिकृति कहलाता है। यानी जीव स्वप्रतिकृति की जिनमें क्षमता पाई जाती है। विकासशील, विकासशील यानी कि ये अपने आप को मतलब अपने शरीर में वृद्धि होती रहती है, विकास होता रहता है, तो उसे क्या बोलेंगे, विकासशील। स्वनियमनकारी यानी कि जो अपनी सारी चीज़ों, अपनी सारी क्रियाओं को खुद ही नियमित कर सकता है उसे बोलेंगे स्वनियमितकारी। पारस्परिक तंत्र है जो उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया का मतलब होता है कि जैसे कि अपन को सुई चुभती है तो अपन अचानक हाथ हटा लेते हैं, तो यानी कि उद्दीपन के प्रति अपन अनुक्रिया दर्शा रहे हैं। पेन है, इसको कितना भी ठोको इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दूर नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि निर्जीव है, इसमें उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता नहीं पाई जाती। यानी कि जीव क्या होते हैं, जिनमें स्वप्रतिकृति पाई जाती है, विकासशील होते हैं जो, और स्वनियमनकारी होते हैं जो उद्दीपन के प्रति अपनी अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। वो क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। नॉन लिविंग यानी निर्जीव में ऐसे कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं। अब अपन देखेंगे जीवधारियों के लक्षण होते क्या हैं, एक एक करके सबको देखेंगे और वो क्यों निर्जीव से अलग होते हैं। तो जीवधारियों के यानी जीवधारी मतलब क्या है, सजीव, जिसमें जीव जंतु पौधे सब आते हैं उसे बोलते हैं जीवधारी। तो जीवधारी का पहला लक्षण क्या है, वृद्धि। अपन वृद्धि के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि वृद्धि का मतलब क्या होता है, आकार में बढ़ना या फिर संख्या में बढ़ना। आकार में बढ़ना का मतलब है
कि जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो इतना है, पर उसमें वृद्धि हो तो वो इतना बड़ा हो जाएगा, यानी उसका साइज पहले इतना था और इतना हो गया। इसे क्या बोलेंगे? आकार में वृद्धि होना। अब संख्या में वृद्धि का मतलब क्या होता है कि पहले कोई एक था और फिर ये 2 हो गया, फिर 2 से 3 हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे? संख्या में वृद्धि होना। यानी कि सजीव का लक्षण क्या है? आकार में भी वृद्धि होना और संख्या में भी वृद्धि होना। इसके अलावा भार में भी बढ़ना। यानी कि अगर कोई जीव 10 किलोग्राम का है, वो 20 किलोग्राम का हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके भार में भी वृद्धि हुई। यानी कि सजीव वृद्धि जो है, क्या सजीवों का लक्षण है? हाँ है, क्योंकि इसमें आकार में भी वृद्धि हो रही है, संख्या में भी वृद्धि हो रही है और भार में भी वृद्धि हो रही है, तीनों में वृद्धि हो रही है। यानी कि वृद्धि सजीवों का लक्षण है। क्या ये निर्जीव का लक्षण भी है? क्या यह निर्जीव का लक्षण भी है? इसको हम देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि निर्जीव में वृद्धि कहाँ होती है? क्या निर्जीव में वृद्धि होती है? व्हाइट बोर्ड है जैसे, क्या ये वृद्धि करेगा? नहीं, ये गलत है। कुछ निर्जीव में वृद्धि होती है। ये व्हाइट बोर्ड कभी भी 2 नहीं बनेगा अपने आप, पर ये गलत है। निर्जीव में भी वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब मैंने क्या कहा था? आकार में बढ़ना, संख्या में बढ़ना या भार में बढ़ना। तो कुछ ऐसे निर्जीव पदार्थ हैं जो वृद्धि दर्शाते हैं, जैसे कि पर्वत, रेत का टीला। पहले पर्वत इस साइज का रहा होगा, मान लीजिए। अब इसमें क्या होगा? धूल कंकड़ ये सब गिरेंगे और इसके आकार में वृद्धि हो जाएगी, हुई ना? इसके अलावा इसके भार में भी वृद्धि होगी। तो वृद्धि निर्जीव का भी लक्षण हुआ। रेत का टीला होता है, घर बनता है, रेत का टीला बाहर पड़ा रहता है, उस पर और रेत गिर गई और गिर गई, तो इसके भार में भी वृद्धि हुई और इसके साइज में भी वृद्धि हुई, आकार में भी वृद्धि हुई। तो इसका मतलब ये है कि वृद्धि निर्जीव का भी लक्षण है, यानी सजीव और निर्जीव दोनों का लक्षण वृद्धि है। अब संख्या में वृद्धि कैसे होती है? ये एक पेन है, अगर इसको मैं बीच से तोड़ दूं तो 2, संख्या में 2 हो जाएंगे, तो हुई ना? संख्या में भी वृद्धि हुई। तो यानी कि निर्जीव की संख्या में वृद्धि हो रही है। भार में वृद्धि हो ही रही थी, पर्वत में, रेत के टीले में, आकार में वृद्धि हो ही रही थी, तीनों वृद्धि हो रही है। तो सजीव और निर्जीव फिर दोनों में अंतर क्या रहा? यानी कि वृद्धि सजीव का लक्षण तो है, लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं? जो सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं, निर्जीव में बिल्कुल नहीं पाए जाते। तो कहेंगे कि ये लक्षण सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि ये सजीव और निर्जीव दोनों में ही पाए जा रहे हैं। उसी लक्षण को विशिष्ट लक्षण कहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ सजीवों में पाए जाएंगे, निर्जीव में बिल्कुल नहीं। तो क्या वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण है? नहीं, क्योंकि ये दोनों में पाया जा रहा है। यानी कि वृद्धि जो है
वो सजीवों का लक्षण तो है पर विशिष्ट लक्षण नहीं है। हमने क्या देखा? वृद्धि पढ़ा। वृद्धि का मतलब क्या होता है? आकार में, संख्या में और भार में वृद्धि होना, ये लक्षण पढ़ा। इन तीनों में अगर वृद्धि होती है तो हम मानेंगे कि हाँ, सजीव में वृद्धि लक्षण पाया जाता है। पर ये तो निर्जीव में भी पाया जाता है, तो वृद्धि जो हुई वो सजीवों की विशिष्ट लक्षण नहीं हुई। ठीक है, एनसीईआरटी को साथ लेते हुए चलेंगे। इसमें क्या लिखा है? जीव क्या है? जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम प्राय जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं, जिसमें क्या आते हैं? वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना। वृद्धि हम पढ़ ही रहे हैं, अगला हम जनन पढ़ेंगे। पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूलन क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना, अपन को कहीं पर सुई चुभेंगे तो अपन तुरंत हाथ हटा लेंगे, क्योंकि सजीवों के पास मस्तिष्क होता है और तुरंत वहाँ से अनुकूलन क्रिया की क्षमता अपने अंदर आएगी और अपन हाथ हटा लेंगे। ये अद्भुत लक्षण सजीवों के ही हैं। आप इस सूची में उपापचय, स्वयं के प्रतिलिपि बनाना यानी कि प्रजनन, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना, उद्गमन आदि को भी जोड़ सकते हैं। अपने शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है उसे बोलते हैं उपापचय क्रियाएं। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना, आगे पढ़ेंगे अपन। तो ये सजीवों में पाया जाता है। प्रतिलिपि बनाना स्वयं की यानी कि प्रजनन करना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना, किसी भी चीज़ के प्रति प्रतिक्रिया कर दर्शाना, उद्गमन करना आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ हम इन सबको विस्तार से देखते हैं। सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण हैं। बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती है। चलो इसको समझते हैं, इस लाइन का मतलब क्या है। बहुकोशिक कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, ये लाइन हमने एनसीईआरटी में देखी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इतने छोटे थे पहले, फिर इतने बड़े कैसे हो गए। हमारा भार, हमारा आकार, ये सब कैसे बढ़ा। आखिर क्या होता है हमारे शरीर में कि हमारा साइज, भार सब कुछ बढ़ जाता है। क्योंकि हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक सेल में विभाजन होता है, जैसे ये एक सेल है, इसमें विभाजन हुआ, 2 सेल बन गई, 2 में विभाजन हुआ तो 4 बन गई, 4 में विभाजन हुआ तो 8 बन गई, 16, ऐसे करके कोशिका विभाजन के द्वारा कोशिकाओं में वृद्धि होती है, उनकी संख्या में वृद्धि होती जाती है और हमारे शरीर में इस प्रकार से वृद्धि होती है। इसी को कहते हैं सेल डिवीज़न। हमारे शरीर की कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, तो जब सेल डिवीज़न से कोशिकाओं की संख्या में आकार बढ़ेगा तो अपना शरीर भी बढ़ेगा। तो जो बहुकोशिक जंतु होते हैं, बहुकोशिक जंतु क्या होते हैं? जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, उसे कहते हैं बहुकोशिक। और जीव का शरीर जो होता है वो एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं एक कोशिकीय। तो जिन जीव का शरीर जो होता है वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। कई सारी कोशिकाएं मिलकर जो होती हैं वो बहुकोशिकीय जीव बनाती हैं। बहुकोशिक जीवों में मनुष्य का शरीर भी आता है, जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारा शरीर करोड़ों अरबों कोशिकाओं से मिलकर
बना होता है और इसमें विभाजन निरंतर होता रहता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में वृद्धि होती है। क्या हम जो भी खाते हैं कहीं इकट्ठा होता है और इकट्ठे होने की वजह से उसकी संख्या और आकार में वृद्धि होती है, भार में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में वृद्धि होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। सेल डिवीज़न यानी कोशिका विभाजन से हमारे शरीर में वृद्धि होती है और यह वृद्धि एक निश्चित वृद्धि तक जब तक पहुंच नहीं जाती तब तक हमारे शरीर में वृद्धि होती रहती है। तो यानी कि बहुकोशिक जीव में वृद्धि सेल डिवीज़न द्वारा होती है। पौधों में भी वृद्धि जो होती है वो सेल डिवीज़न द्वारा होती है। उसमें भी कोशिकाओं का विभाजन निरंतर होता रहता है, लेकिन हम जीवों में वृद्धि कुछ समय तक ही होती है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। हर जगह नहीं रुकती है, कुछ विशिष्ट कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है। यानी कि अभी अपन यंग हैं या बच्चे हैं तो अपने जो कोशिका विभाजन है वो तेज रफ्तार से होगा, ठीक है। पर जब वृद्ध हो जाते हैं अपन तो कोशिका विभाजन जो है वो स्लो हो जाता है। आपने देखा होगा बुजुर्गों का जो घाव होता है वो बहुत धीरे धीरे भरता है, जबकि किसी बच्चे में अगर घाव हो जाएगा तो वो जल्दी से भर जाएगा, क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन जो होता है वो उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है। और जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे कोशिका विभाजन जो होता है वो स्लो होता जाता है। वैसे ही जैसे कि किसी की हाइट 6 फीट है या किसी की 5'4" है, तो उसकी हाइट 6 होने तक या 5'4" होने तक इसमें वृद्धि होती रहेगी। पर एक निश्चित तक यानी किसी की हाइट 5'4" हो गई, उसके बाद उसमें कोशिका विभाजन तो होगा, पर कोशिका विभाजन से उसकी जो साइज है, उसकी जो हाइट है उसमें वृद्धि नहीं होगी। ये नहीं कि वो लंबा होता गया नहीं, एक निश्चित आयु तक इसकी वृद्धि होती है। उसके बाद कुछ ही विशिष्ट कोशिकाओं में, जैसे कि हाथ है, हाथ में कोई घाव होता है तो वो घाव में कोशिका विभाजन होता है और कोशिका विभाजन से वो घाव भर जाता है। जैसे हाथ है, इसमें कहीं घाव हुआ तो इस घाव में कोशिका विभाजन होगा और नई कोशिकाएं बनेंगी और स्किन बन जाएगी और घाव भर जाएगा। तो ये विभाजन जो है ये जीवन पर्यंत होता है। पर जैसे हाइट है ये फिक्स हो जाएगी, और भी चीज़ें होती हैं जो एक निश्चित आयु तक ही होती है। पर पौधों में जो वृद्धि होती है वो जीवन पर्यंत होती है, यानी कि ये कभी मरते नहीं हैं, ये कभी बुजुर्ग नहीं होते हैं। जैसे एक पेड़ है, अपन ने पेड़ लगा दिया, जब तक उसे काट नहीं देंगे या फिर उसमें पानी वगैरह नहीं डालेंगे या फिर कुछ भी बाह्य उद्दीपन के अलावा ये अपने आप नहीं मरेगा। इनमें सेल डिवीजन जो होता है वो जीवन पर्यंत होता रहता है। लेकिन जीवों में जीवन पर्यंत सेल डिवीज़न नहीं होता। कुछ कोशिकाओं में होता है, जैसे घाव वगैरह का मैंने बताया था, कुछ कोशिकाओं में होता है तो विलुप्त हुई कोशिकाओं के स्थान पर फिर नई कोशिकाएं बन जाती हैं और घाव भर जाता है। पर सभी कोशिकाओं में सेल डिवीज़न जीवन पर्यंत नहीं होता है। पौधों में जीवन पर्यंत सेल डिवीज़न होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जंतुओं में सेल विभाजन जो होता है, सेल डिवीज़न जो होता है, एक निश्चित आयु तक होता है और वहाँ तक हमारी वृद्धि हो जाती है। तब उसके बाद सेल डिवीज़न नहीं होगा एक निश्चित आयु के बाद, लेकिन कुछ विशिष्ट स्थानों पर होता है। एक कोशिकीय जीव में सेल डिवीज़न कैसे होता है? एक कोशिका में भी सेल डिवीज़न होता है और उसकी संख्या में वृद्धि होती है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या हैं? ये एक कोशिकीय हैं और इनकी संख्या में वृद्धि होती है। एक से ही ये एक बनते हैं, ये दो नहीं बनेंगे, ये एक कोशिकीय ही होते हैं हमेशा। तो एक कोशिकीय भी सेल डिवीज़न के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम,
इनमें सेल डिवीज़न के द्वारा ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अब हम एनसीईआरटी को देखेंगे। कहाँ तक पढ़ा था अपन ने? बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा विभाजन करते हैं। हमने देख ही लिया सेल डिवीजन द्वारा। पौधों में ये वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक, एक निश्चित आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है। कोशिका विभाजन जो होता है विशिष्ट ऊतकों में होता है, ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें। मतलब कहीं घाव होता है तो पुरानी कोशिकाएं विलुप्त होकर कोशिका विभाजन करती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। एक कोशिकी जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्रे संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी से देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। माइक्रोस्कोप से मतलब इनकी संख्याओं में वृद्धि को देख सकते हैं कि अमीबा में कोशिका विभाजन हुआ तो ये 1 से 2, 2 से 4 बन गई, पर रहेंगी क्या? एक कोशिकीय ही रहेंगी। तो इसको माइक्रोस्कोप से हम इसकी संख्या में वृद्धि को देख सकते हैं। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं, निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। पर्वत हमने देखा था ना, पर्वत गोलाश्म रेत के टीले में भी वृद्धि करते हैं। ये लोग भी वृद्धि करते हैं, मतलब ये निर्जीव भी वृद्धि करते हैं। लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है, ना कि कोशिका विभाजन से। जीवों में यह वृद्धि अंतर की ओर से देखते हैं। मतलब अंतर की ओर से का मतलब है कि निर्जीवों में वृद्धि जो हुई वो धूल के कण, मिट्टी के कण, इन सब के इकट्ठे होने से हुई, जबकि सजीवों में वृद्धि कैसे हो रही है? कोशिका विभाजन द्वारा हो रही है। जीवों में वृद्धि अंतर की और हम इसको इस टाइप से देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस जो है वृद्धि से कैसे देखा जा रहा है। सजीवों में कोशिका विभाजन द्वारा, जबकि निर्जीवों में रेत के टीले, कंकड़, ये सब इकट्ठे होने की वजह से, या फिर एक पेन को तोड़ दो तो इस टाइप से होता है। इसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये तो सजीव और निर्जीव दोनों में ही हो रहा है। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उनका विवेचना करके ही यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण हैं। यह हमने देखा वृद्धि के बारे में हमने देखा। अब अपन शुरू से एक बार इसको रिवाइज करते हैं। अगला हम फिर जनन पढ़ेंगे। हमने देखा सबसे पहले आज अपन पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ड, पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी का मतलब पढ़ा। बायो का मतलब क्या होता है? जीवित जीव यानी लिविंग। लॉजी का मतलब क्या है? अध्ययन करना। ये लोगोस वर्ड से बना है, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवित जीव का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं बायोलॉजी। इसकी 2 शाखाएं होती हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जू का मतलब क्या होता है? जंतु। बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मनुष्य भी आएंगे, कुछ बहुत से जीव भी आएंगे, उनका अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं जूलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे कहेंगे जूलॉजी। बॉटनी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे कहेंगे बॉटनी। अब इनके जनक के बारे में देखते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी अपन ने किन को बोला था? अरस्तु को इनको कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, इंग्लिश में बोलेंगे अरिस्टोटल को कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहते हैं? अरिस्टोटल। ये भी अरिस्टोटल ही हैं। फादर ऑफ बॉटनी थियोफेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी थियोफेस्टस हैं। अरस्तु जो हैं जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के हैं, जबकि बॉटनी के फादर जो हैं वो थियोफेस्टस हैं। सजीव क्या होते हैं? सजीव जो स्वप्रतिकृति यानी अपने समान जीव जो हैं वो उत्पन्न कर सकें, विकासशील हों, स्वनियमनकारी हों और जिनमें बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाने की क्षमता हो।
जीवधारियों के लक्षण पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ने वृद्धि के बारे में पढ़ा। वृद्धि क्या होती है? आकार में वृद्धि होना, संख्या में वृद्धि होना और भार में वृद्धि होना, ये सब वृद्धि के बारे में है। वृद्धि सजीवों में पाई जाती है क्योंकि सजीवों की आकार में भी वृद्धि होती है, संख्या में वृद्धि होती है और भार में वृद्धि होती है। तीनों लक्षण हैं वृद्धि के। क्या ये निर्जीव में पाई जाती है? हाँ, निर्जीव में भी वृद्धि पाई जाती है। रेत के टीले, पर्वत का इसमें एग्जाम्पल देखा था। पर सजीव में वृद्धि जो होती है वो कोशिका विभाजन द्वारा होती है, पर निर्जीव में ऐसा नहीं होता है। निर्जीव में वृद्धि जो होती है वो किसी न किसी चीज़ के इकट्ठे होने से होती है, उसकी संख्या में और उसके भार में। इसके बाद अपने बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय के बारे में पढ़ा, जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ रहता है, जैसे जिनमें मनुष्य भी आते हैं, उसे कहते हैं बहुकोशिकीय। जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका होती है, इसमें उससे बना हुआ रहता है, उसे कहते हैं एक कोशिकीय जंतु, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। इसमें भी सेल डिवीज़न के द्वारा ही वृद्धि होती है। ये अपन ने पढ़ा वृद्धि के लक्षण। वृद्धि जो है वो सजीवों का लक्षण तो है पर विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है विशिष्ट लक्षण? क्योंकि निर्जीव में भी पाई जाती है। विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं, निर्जीव में बिल्कुल नहीं, उसे कहते हैं विशिष्ट लक्षण। कल अपन देखेंगे विशिष्ट लक्षण जो हैं सजीवों में कौन से होते हैं। वृद्धि तो बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि ये दोनों में पाया जाता है। कल अपन पार्ट 2 में जनन के बारे में पढ़ेंगे। सजीवों में, निर्जीव में, दोनों में जनन क्या पाया जाता है, क्या विशिष्ट लक्षण होता है सजीवों का।